गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपका जो पेपर हुआ हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पेपर हुआ। मैक्सिमम मार्क्स थे 20 और 1 आवर का जो आपका ये एग्जाम था। 3 चैप्टर में से आपको जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरा इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हिमाचल की लोक संस्कृति और योग क्लास 7th FA1 एग्जाम, मैक्सिमम मार्क्स है 20। नोट ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो वो आपको करना पड़ेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। हर एक क्वेश्चन जो वो यहाँ पे 2 मार्क्स का था। हर एक क्वेश्चन जो वो आपको 2 मार्क्स का यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, महल मौर्यों में 1806 ईस्वी का युद्ध जो वो किन किन राजाओं के बीच में हुआ। तो 1806 में जो वो किस किस का युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में। अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में ये युद्ध हुआ था। और जीता कौन था ये भी आप याद रखिए, अमर सिंह थापा ने जो वो संसार चंद को हरा दिया था। कहाँ पे हराया था, महल मौर्यों में हराया था। तो आपने इतना सा लिखना था कि अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच में हुआ था, बस इतनी सी बात है। सेकंड क्वेश्चन है, ख क्वेश्चन में पूछा गया था बिलासपुर के झुग्गा सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो झुग्गा सत्याग्रह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके बारे में तो मैंने बहुत ही डिटेल में जो वो डिस्कस किया था जब मैंने चैप्टर को रीड कराया था। तो उस टाइम जब वो मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया था कि क्या क्या हुआ था। तो जुग्गा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो भी ब्राह्मण लोग थे वो जो वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे थे। क्यों रहने लगे थे, क्योंकि लोग जो वो वहाँ जो वो राजाओं से उस टाइम जो वो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो वो मतलब वहाँ पे जो वो लोग बहुत दुखी थे। और दुखी थे इसलिए जो वो जब वो उनको जो वो अरेस्ट करने का जो वो ऑर्डर दिया गया, तो उन्होंने उसी झुग्गी झोंपड़ियाँ जो भी बनाई थी वहाँ पे ही जो वो उन्होंने आग जलाकर अपनी जान दे दी थी। तो इससे पता चलता है कि लोग जो वो बहुत सारे बहुत दुखी थे। ठीक है, तो ऐसा आपने लिखना था। ठीक है, और ये कब हुआ था तो ये भी याद रखिए। अच्छा, जो मैंने अभी बताया वो आपको बिल्कुल गूगल में भी आपको जो वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिलासपुर रियासत में जो वो 1883 ईस्वी से 1888 तक जो वो 1883 और 1888 के बीच में ही हुआ था। तो उस समय जो वो राजा कौन थे, अमरचंद थे। वो जो वो एक कुशल शासक नहीं थे, ठीक है, अच्छे शासक नहीं थे। इसी राज्य के प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से जो वो भूमि लगान काश्तकारी की अवधि में परिवर्तन किया गया। राज्य में बेगार प्रथा लागू थी। बेगार का मतलब है उनसे काम तो करवाया जाता था लेकिन उनको जो वो उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता था। राजा ने बेगार को बंद कर दिया और उसके स्थान पर लोगों से 25% जो वो वसूल करना आरंभ कर दिया। देखिए घराट पर भी लगान लगाया गया। जिस भूमि का कोई मालिक न रह गया हो उस भूमि पर सरकारी अधिकार किए जाने लगा। इसमें जनता जो वो क्षुब्ध हो उठी। जनता राजा और उसके प्रशासनिक अधिकारियों के जुल्मों को सहन नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रजा ने रियासत के ब्राह्मणों और पुरोहितों से इस अत्याचारी प्रशासन के विरुद्ध आवाज उठाने का अनुरोध किया। ब्राह्मण लोग जो प्राय जनता के प्रदर्शक और पूजनीय थे, जनता की प्रार्थना पर एकत्रित हुआ और उन्होंने प्रजा के साथ मिलकर आंदोलन की योजना बनाई। फिर क्या हुआ, फिर जो वो जनता के द्वारा आंदोलन हुआ, क्या कोट लुल्हान अनाड़ा गेहड़वी और पंडतेहड़ा आदि गांव के ब्राह्मण और गेहड़वी गांव के जो वो गेहड़वी गांव में जो वो एकत्रित हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गांव में जो वो ब्राह्मण जो वो एकत्रित हुए, तो गेहड़वी गांव में जो वो एकत्रित हुए। उन्होंने जनता की सहायता से झुग्गो या झुग्गी यानी घास फूस की झोंपड़ियां बनाई और झुग्गों के ऊपर उन्होंने अपने अपने पूज्य कुलदेव के झंडे लगाए और दो दो चार चार की टोली में झुग्गी में रहना आरंभ कर दिया। फिर क्या हुआ, घर बार छोड़कर सत्याग्रही ब्राह्मण भूखे प्यासे झुग्गों में बैठे रहते। पूरी रियासत भर से लोग दिन रात झुग्गों के आसपास आकर बैठ जाते और अपना सहयोग और भागीदारी प्रदर्शन करते। फिर देखिए प्रशासन के इन सत्याग्रहियों की पीड़ा को जानने की कोशिश नहीं की गई, अपितु राजा अमरचंद ने जो वो रियासत के तहसीलदार निरंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस गार्ड गेहड़वी भेजकर झुग्गों में धरने पर बैठे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार के आदेश दे दिए। फिर क्या हुआ, जब पुलिस जो वो आई वहां पे तो झुग्गों में आग लगा दी और देखते देखते जो वो सारे जो वो भस्म हो गए। तो इस हृदय विदारक आत्मदाह के दृश्य को देखकर वहां एकत्रित सहयोगी आंदोलनकारी जनता भड़क उठी। परिणाम स्वरूप शांतिप्रिय सत्याग्रह ने उग्र विद्रोह का रूप जो धारण किया। प्रजा और पुलिस में भयानक मुठभेड़ हुई और अनेक आंदोलनकारी शहीद हो गए। तो याद रखिए क्या क्या हुआ था। आगे लिखा, इस समय आवेश में आकर प्रजा ने जो वो नेता गुलाबा राम नड्डा ने जो पुलिस गार्ड के कमांडर तहसील निरंजन सिंह को जो वो गोली मार दी और लोगों ने घायल निरंजन सिंह को उठाकर जलते हुए झुग्गों में फेंक दिया। पुलिस के बचे हुए सिपाही भागकर जो वो बिलासपुर पहुंचे। तो आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए, तो
इसको भी देख लेते हैं। राजा ने ब्रिटिश सरकार से सहायता लेकर जो बड़ी पुलिस टुकड़ी गेहट में भेजी। इस उग्र विद्रोह को दबा दिया गया। 140 ब्राह्मण परिवार रियासत छोड़कर कांगड़ा चले गए। कहाँ चले गए? कांगड़ा चले गए। और देखिए क्या पर हुआ था, बिलासपुर के गहड़वी गांव में होता, बिलासपुर में होता। फिर जो वो कितने ब्राह्मण जो वो परिवार जो वो रियासत छोड़कर कांगड़ा चले गए 140 के आसपास, ठीक है। विद्रोह में नेता गुलाब राम नड्डा को 6 साल की कड़ी कैद की सजा देकर सरीउन किले में बंदी बना दिया। अनेक राज्य आंदोलनकारियों ने किला बसे और वछरेटू में कड़ी कैद की सजा काटी। 1884 में राजा ने शहीद हुए सत्याग्रहियों की विधवाओं को पेंशन लगा दी और रियासत छोड़कर भागे वो ब्राह्मण परिवारों को बाइज्जत वापिस बुला लिया। सम्मान सहित उनकी जमीन जायदाद उन्हें सौंप दी। राजा अमर सिंह ने भूमि लगान नगद कर दिया और बेगार भी हटा दी, ठीक है। तो इसके परिणाम होते तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ठीक है, कब हुआ था। तो ये हुआ था 1887, ठीक है। आपकी बुक में जो वो सब कुछ लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा तो नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है इस, देखिए यहाँ पे जो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना था, इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं लिखना था, सिर्फ इतना लिखना था कि हुआ क्या था। थोड़ा सा आप लिख सकते थे कि वहाँ पे जो भी ब्राह्मण थे वो घास फूस की झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। जब उन्हें गिरफ्तार करने जो वो आए तो उन्होंने जो वो वहाँ पे ही अपने आप को आग लगाकर जो वो अपनी जान दे दी, ठीक है। तो इतना सा आपने लिखना था कि जूका सत्याग्रह में क्या हुआ था, लोग जो बहुत सारे दुखी थे, बहुत दुखी थे। देखिए मलाना गणतंत्र की विशेषता क्या है, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि मलाना गणतंत्र, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए आपने इतना सा लिखना था कि मलाना जो वो हिमाचल प्रदेश का एक प्राचीनतम और एकमात्र जो वो जीवित गणतंत्र है। बस इतना सा आपने यहाँ पे लिखना था। घ क्वेश्चन में देखिए, घ में क्या लिखा है, घ में लिखा है हिमाचल प्रदेश के 5 लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो आपने हिमाचल प्रदेश के कोई भी 5 लोक नृत्य लिखने थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वो आपको ये मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, आपको ये बुक में नहीं मिलेगा एक्सरसाइज में, तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराया था, ये ही जो वो मैंने एग्जाम में पूछ दिया था। तो यहाँ पे जो वो आपको ये बुक में मिल जाएगा। वैसे अगर आप बुक को जो वो अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये बुक में मिल जाएंगे। लेपचा जो वो कहाँ का नृत्य था, लेपचा जो वो लाहौल स्पीति का नृत्य था। और छम नृत्य जो वो कहाँ का था, छम नृत्य तो किन्नौर का था। वैसे डंडारस, छारवा और महासू आदि जो वो 5 जो वो लोक नृत्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ के बाद बंदरा ने चंबा के किन मंदिरों तथा संग्रहालय को देखा। बंदरा ने जो वो चंबा में कहाँ कौन कौन से मंदिर देखे और क्या क्या वहाँ पे देखा। देखिए भूरी सिंह संग्रहालय वहाँ पे है, ठीक है। और कौन कौन से मंदिर देखे, मंदिर जो वो कौन कौन से देखे। मंदिर में जो वो एक मंदिर जो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर, सूही मंदिर, भलेही मंदिर, तो बहुत सारे मंदिर जो वो उसने जो वो वहाँ पे देखे थे। और क्या क्या देखा, कांगड़ा पेंटिंग्स, चंबा रुमाल, तो कई सारी पुरानी वस्तुएं जो वो वहाँ पे उसने देखी थी। मिंजर मेला भी शाम को उसने देखा था। याद रखिए भूरी सिंह संग्रहालय जो वो कहाँ पर है, चंबा में है। बस इतना सा 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपने थोड़ा सा लिखना था 2-3 मंदिर जो वो, मतलब 2-3 मंदिर लिखने थे आपने और भूरी सिंह संग्रहालय लिखना था बस। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 20वीं शताब्दी में हिमाचली रियासतों में हुए आंदोलन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो कौन कौन से आंदोलन हुए हिमाचली रियासतों में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया है। 1906 में बुशहर में किसानों ने जो वो कर के खिलाफ जो वो विद्रोह किया था। मंडी में जो वो 1909 में जो किसानों ने सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध जो वो आंदोलन किए थे, ठीक है। और 1924 में सुकेत में लक्ष्मण सेन के तानाशाही शासन के विरोध आंदोलन हुआ। फिर जो वो 1939 में धामी गोलीकांड हुआ। 1939 में जो वो धामी गोलीकांड ने लोगों का आक्रोश और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आपने इतना सा इसको लिखना था। एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था कि हिमाचल, ये भी आपको जो वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, उसमें मैंने पूछा था कि आप जो वो पूरे 12 जिलों के नाम लिखिए। तो 12 जिलों के नाम चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इसमें जो वो सबसे बड़ा एरिया किसका है, लाहौल स्पीति का है। सबसे कम जो वो किसका होगा, हमीरपुर का होगा। हमीरपुर में जो वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, सबसे ज़्यादा साक्षरता है और सबसे ज़्यादा जो वो जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर में ही है। सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लाहौल स्पीति है। और सबसे बड़ा अगर पॉपुलेशन देखें तो कांगड़ा में है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए थी और सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी जिला के नाम जो वो आपको पता होने चाहिए। ये भी मैंने क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जाते। अच्छा, मैंने जो अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें कि मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आपसे पूछे थे, वो जो वो आपके लिए नहीं था। वो मुझे याद है शायद 6th वालों को मैंने दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ आपको नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है, 6th में था वो क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर जो वो किसी से भेदभाव करना सही है या गलत है। यदि गलत है तो इसे मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दें। एक क्वेश्चन भी मैंने अपने
अपनी मर्जी से ही दिया था आपको। जो वो वैसे बुक में भी ये क्वेश्चन है, बुक में भी क्वेश्चन है डिस्कस करने के लिए जो वो आपको बोला गया था, लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको जो वो थोड़ा सा बड़ा चला करके 5 मार्क्स का कर दिया। ठीक है, आपने इसमें अपने विचार डालने थे कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ये इस तरह से जो वो भेदभाव करना सही है या गलत है। आगे लिखा है कि यदि गलत है, क्योंकि गलत है तो गलत है तो गलत है, यदि गलत है तो उसे मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दे दें। तो बहुत सारे बच्चों ने जो वो बहुत कुछ लिखा था। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या लिखा था आपने। तो मैं यहाँ पे सबके तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बच्चों ने जो बहुत अच्छे से लिखा था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। जैसे जाति धर्म रंग लिंग आदि के आधार पर जो वो ये जो वो प्रियंका ने लिखा है शायद, आधार पर किसी से भेदभाव करना बिल्कुल गलत है। यह सब एक सामाजिक बुराई है। बहुत अच्छी बात है। यह सभी बुराइयां हमारे देश में प्राचीन काल से प्रचलित है। ठीक है, बरसों से लोग जो वो इस विषय पर आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखा है, अच्छा बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है, हाँ ठीक लिखा है, कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। आज भी इंसान जाति धर्म लिंग के आधार पर जो वो एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं। मेरे विचार से देश में जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और भविष्य का भारत जो वो जातिहीन होना चाहिए। गिरजाघरों मस्जिदों और मंदिरों से जो वो जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ठीक है, हमारा समाज जो वो पुरुष प्रधान, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे लिखा है यहाँ लड़का लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही कही है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, लड़का और लड़की के बीच में भी भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव हमें दूर करना चाहिए। आज हर स्त्री पुरुष को समान अधिकार है। हर स्त्री को जो पुरुष के समान ही हर कार्य में अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। हम सब देश के नागरिकों और नागरिकों को जागरूक होकर इस सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लिखा है। आगे किसी और का लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस ऋषि का ने लिखा है जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर जो वो किसी से भेदभाव करना जो वो नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय हमें उसके गुण को देखना चाहिए। ठीक है, ना कि उसकी जाति धर्म और रंग लिंग को देखना चाहिए। सरकार ने इन भेदभाव को मिटाने के लिए जो वो नए कानून बनाए हैं। अच्छा, नए कानून बनाए हैं, लेकिन इसका लाभ समाज और देश को जो वो तभी हो सकता है जब देश का हर व्यक्ति जो वो इसका पालन करे और दूसरों को भी इसका पालन पोषण करने के लिए, अच्छा पोषण नहीं वो पालन करने के लिए जो वो प्रेरित करे। यदि लोग इन भेदभावों को भूल कर जो वो देश की उन्नति की ओर ध्यान दें, धरती पर ऐसा स्वर्ग बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे है जो वो लिखा है। अच्छा कोई और देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी बहुत अच्छे से लिखा है। अच्छा ये शायद आधे ही है, चलिए आधे ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मिटाना चाहिए। ठीक है, सभी जातियों को इज्जत देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमें सभी धर्म जाति धर्मों को जो वो मानना चाहिए। अच्छा यहाँ पे लिखा मानना चाहिए, जबकि मिटा देना चाहिए। प्रेम और इज्जत देनी चाहिए। भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हर त्यौहार चाहे दीपावली हो या ईद हो या प्रेम भाव के साथ मनाना चाहिए। चाहे काला हो या गोरा हो, हमें उसकी कभी भी रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यस ठीक है, क्योंकि रंग चाहे काला हो या गोरा हो, लेकिन भगवान ने हर पुरुष एक समान है। ठीक है, हमारी सरकार को जो वो कानून बनाने चाहिए ताकि हर पुरुष की बराबरी के अधिकार मिल सके, हर पुरुष या स्त्री को। ठीक है, जो जाति और धर्म रंग लिंग के आधार पर जो वो भेदभाव आधार पर भेदभाव न करें। ठीक है, ना होगा यहाँ पे, भेदभाव ना करें, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक लिखा है। जो भी इसके आधार पर जो वो भेदभाव करे उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है किसी ने यहाँ पे जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर जो वो किसी से भेदभाव करना गलत है। हमें किसी से भेदभाव नहीं करने चाहिए। हमें सभी जातियों के लोगों को बराबर सम्मान देना चाहिए, इसलिए हमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रंग के आधार पर भी करते हैं तो ऐसा भी गलत है। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है। ओके, यहाँ पे भी किसी ने लिखा है। ठीक है, अच्छा एक कोई और ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी किसी ने लिखा है, यहाँ पे इसने लिखा ही नहीं है कुछ भी। हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे मिल गया क्वेश्चन। जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। हमें रंग के आधार पर जो भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है। ओके, अच्छा एक और यहाँ पे है, जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भेदभाव करना गलत है। हमें किसी की जाति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ओके, अच्छा एक और मिल गया मुझे यहाँ पे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर किसी से भेदभाव करना गलत है। इसे समाप्त करने के लिए सभी को जो वो समानता का अधिकार देना चाहिए। किसी को से भी जाति या धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसका यह
इसका क्या लिखा है, इसके कारण यह गलत है, हमको इसका पालन करना चाहिए। चलिए, हाँ एक और लिखा है यहाँ पे किसी ने, नहीं जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करना गलत है। जाति धर्म चीज में जो भेदभाव जो है वह समाप्त नहीं हो सकता। हमारा सुझाव है कि हमें जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके ओके ओके। यहाँ पे किसी ने जो अच्छे से पॉइंट्स बनाकर लिखा है, ठीक है। जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए, करना गलत है, इसे मिटाने के लिए सुझाव दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या सुझाव लिखे हैं। हमें लड़के लड़की को बराबर नजरिए से देखना चाहिए, उनकी शिक्षा और पालन पोषण बराबर करना चाहिए, हम लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। एक किसी लड़की ने लिखा होगा शायद, हमें धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसके लिए उनके साथ मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए, उसे किसी आगे आने का मतलब उन्हें भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हमें किसी को उसकी जाति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हमें हर इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या रंग का हो, ठीक है। हमें सबको समान नज़र से देखना चाहिए, सब एक बराबर है। तो ये भी बहुत अच्छे से पॉइंट बना करके लिखा है। जो किसी ने यहाँ पे 2-3 लाइनें लिखी है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। जाति धर्म रंग लिंग आदि के आधार पर जो वो किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान एक ही है। अच्छा, ये बात अलग ही लिखी है कि इंसान एक ही है, उसमें रंग अनेक है, जाति कोई भी हो, लेकिन किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। एक और यहाँ पे लिखा है किसी ने, जाति धर्म और रंग लिंग के आधार पर भेदभाव करना गलत है, जहाँ तक भारत के संविधान का प्रश्न है। अच्छा, देश का संविधान जो वो स्त्री को समान अधिकार देता है, और जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर जो वो भेदभाव की इजाज़त नहीं देता है। ये भी बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने। एक और किसी ने लिखा है बहुत अच्छे से, यहाँ पे राइटिंग भी अच्छी है, नई जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर जो किसी भेदभाव करना गलत है। भेदभाव के अब अक्सर किसी व्यक्ति को केवल एक उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीज़ों से कर दिया जाता है, इसलिए भेदभाव मिटाने के लिए व्यापक रूप से सोचना चाहिए। हर समय इसके इस क्या लिखा है, इसके दोष को नहीं देखना चाहिए, हमेशा अपने को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए, यदि मैं उसकी जगह होता तो कैसा अनुभव करता, ठीक है, क्या सोचता और क्या करता। ये भी अच्छी बात है, ठीक है, ओके। तो ये जो वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपने लिखा है, मैक्सिमम जो वो आपको जो वो अच्छे मार्क्स मिले हैं, ओके। तो आप इन क्वेश्चन को जो वो अच्छे से एक बार फिर से पढ़ें, उनको समझें, और ये आपको लर्न भी होने चाहिए, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।